मान लीजिए हम दूसरा एग्जांपल लिए वॉल्यूम। वॉल्यूम किसी समझाने के लिए हम क्यूबॉइड का लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अच्छा, लेंथ भी एक तरह का क्या, दूरी, ब्रेड्थ भी एक तरह का चौड़ाई मतलब दूरी, और हाइट भी कोई ऊंचाई जो है वो भी एक तरह का डिस्टेंस ही है, दूरी है। इसका मतलब हम अगर इसको भी लेंथ कंसीडर कर ले रहे हैं, इसको भी लेंथ और इसको भी लेंथ, यानी वॉल्यूम किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ जो कि क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो भी डेराइव्ड क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे ही डिपेंड कर रहा है। एक दो और एग्जांपल हम लेते हैं समझाने के लिए। Suppose we have taken the example of acceleration. आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये कोई नया चीज मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जो भी है ये बेसिक है जिसका जरूरत है 11th के फिजिक्स में। 11th ही नहीं मतलब कहीं भी आप फिजिक्स पढ़े उसके लिए। तो एक्सेलरेशन का एक्चुअली डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दिस मींस दैट वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्योंकि जहाँ पे चेंज ऑफ वेलोसिटी बोला गया है, तो अगर आप 5 आर्म में से 2 आर्म घटाएंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो 3 आर्म ही आएगा। तो वेलोसिटी में से जब भी वेलोसिटी घटेगा तो रिजल्ट क्या में आएगा, वेलोसिटी में ही, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। वी कैन से दैट वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एक और नीचे में जो टाइम है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट ये भी एक तरह का डिस्टेंस ही है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, बट उसको भी हम लोग लेंथ ही समझते हैं। हम एक्सेलरेशन से बात स्टार्ट किए थे और फाइनली हम आए कहां पे, लेंथ और टाइम पे। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी एक तरह का क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी, यानी फिजिक्स में जो भी उन सातों के अलावा वो जो एडिशनल है उसके अलावा जो भी चीज है वो डेराइव्ड क्वांटिटी है। मान लीजिए आपने कहा डेंसिटी, हमने कहा ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो पहले ही पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, और जबकि वॉल्यूम भी क्या है, वॉल्यूम डेराइव्ड है, लेकिन वॉल्यूम को अगर हम तोड़ेंगे तो n into L into L ही आएगा। दिस मींस दैट वी कैन से दैट जैसे अभी मैंने पहले बताया था कि वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ भी दूरी, ब्रेड्थ भी दूरी और हाइट भी दूरी, यानी डेंसिटी भी किस पे डिपेंड कर रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। Now we have taken the example of momentum. Momentum is defined as product of mass and velocity. Mass into velocity, which we have studied in class 9. Mass, which is a fundamental quantity, and velocity. Velocity is a derived quantity, but it depends upon 2 fundamental quantities. Mass into velocity means displacement upon time. Mass is a fundamental quantity, and displacement means length. Mass into length upon time. Thus we can say that momentum is a derived quantity which depends upon mass, length and time. इतना एग्जांपल काफी है समझने के लिए। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में लिखना चाहे तो हम लोग कह सकते हैं कि जब भी डेराइव्ड क्वांटिटी आ रहा है, तो डेराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है, उसमें 2, 3, 4, 5 जो भी हो फंडामेंटल क्वांटिटीज ही आ रहे हैं। Thus we can say that derived quantities are obtained either by multiplying or dividing 2 or more fundamental quantities.
ये था बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, जो कि डिपेंडेंसी के आधार पे फंडामेंटल आपको समझ में आया होगा और डेराइव। एक बार मैं डेली लाइफ में समझा देता हूँ फंडामेंटल और डेराइव को। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब हमारे पेरेंट्स जो कि सेल्फ डिपेंडेंट हैं, जो कि दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। मान लीजिए आज आपके पेरेंट्स आपको छोड़ देते हैं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लाइक आवर पेरेंट्स। ये बस मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए पेरेंट्स छोड़ देंगे तो आपका स्कूल फी कौन जमा करेगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट का फी कौन जमा करेगा, वही फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया। हम अगर पेरेंट्स को छोड़ेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स फंडामेंटल और हम डेराइव हुए हैं। डेराइव क्वांटिटीज आर देयर चिल्ड्रन, मतलब कि पेरेंट्स हमसे नहीं आ रहे, हम पेरेंट्स से आ रहे हैं, इसलिए पेरेंट्स हो गए बेसिक सिंपल फंडामेंटल क्वांटिटी और हम हो गए डेराइव क्वांटिटी। अब ये था डिपेंडेंसी के आधार पे। नाउ द सेकंड वन इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन। Based on direction. On the basis of direction, physical quantities can be classified as two types. पहला स्केलर क्वांटिटी एंड द सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं दोनों को एक एक करके बताता हूँ। बेसिकली वेक्टर इस क्लास में 11th क्लास में बहुत ही पढ़ना है। समझिए कि 11th का रीड है वेक्टर। अगर वेक्टर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिजिक्स लगेगा जग सुना सुना लगेगा। पहले स्केलर की बात करते हैं। ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन नहीं हो। अब आप कहिए कि मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड आप 9th क्लास में 8th क्लास में पहले पढ़े होंगे बचपन में। खैर मैं एक बार बता देता हूँ। Those physical quantities which have only magnitude but no direction. For example, we have taken mass. मान लीजिए आप सब्जी खरीदने गए मार्केट, आप क्या बोलेंगे? 5 kg आलू दीजिए। 5 kg आलू। आप कभी ये नहीं बोलेंगे टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट। अगर ऐसा बोलेंगे तो क्या बाप रे कौन पागल आ गया। 5 kg, 5 kg में क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है प्लस kg मींस यूनिट है, यानी मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। 5 kg ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। यानी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन का जरूरत ना हो, वो हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल सेकंड एग्जांपल मैं ले लेता हूँ टाइम। आपसे किसी ने पूछा कि अभी कितना समय हो रहा है, आप क्या बोलेंगे? 4 बज के टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ। ऐसा तो नहीं बोलेंगे, सिर्फ आप बोलेंगे 4 PM चाहे 4 AM जो भी हो। इसमें भी क्या है? सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस जो भी यूनिट हो।
तीसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर यही है कि डिस्टेंस में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जैसे मैंने पूछा आपका घर कितना दूर है, आप बोले 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर में क्या मैंने डायरेक्शन से पूछा ही नहीं टुवर्ड्स किस डायरेक्शन में, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है और साथ साथ यूनिट किलोमीटर चाहे मीटर जो भी हो। ये हो गया डिस्टेंस। अगर इसमें आप डायरेक्शन ऐड कर देते तो वो वेक्टर हो जाता। भले आप अगर 2 किलोमीटर हो लेकिन आप बोलिएगा 10 किलोमीटर ताकि कोई पहुंचे ना आपके घर। अब मैं दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज बता रहा हूं। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उस टाइप की क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये बस 9th तक था, लेकिन 11th में भी वही चीज है, डायरेक्शन भी होना चाहिए और साथ साथ मैग्नीट्यूड। बट एक और स्पेशल चीज इसमें ऐड हो जाता है जो कि वेक्टर के लॉ को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर का 2 लॉ है, एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड द सेकंड वन इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। आपको ऐसा लगेगा कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, अगर बट वो अगर लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो वेक्टर नहीं है। पहले मैं 2-4 वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल लेता हूं, जैसे डिस्प्लेसमेंट।